नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और कुछ दोस्तों का कमेंट्स भी था कुछ कंपनीज़ के ऊपर उसके ऊपर डिस्कशन चाहिए था, तो उसी के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हाँ, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले कर लीजिएगा और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में होगा। तो प्लीज़ सीखने के लिए सारी चीज़ों को देखिए, कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट जो कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा वो है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसको पेटीएम नाम से आप जानते हैं। देखिए बहुत बार मुझे कमेंट्स भर-भर के आते हैं कि पेटीएम्स का फ्यूचर क्या ब्राइट है सर? क्या पेटीएम का फ्यूचर बर्बाद हो सकते हैं? देखिए पेटीएम तो पहले ही एक लॉस मेकिंग कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात इस कंपनी में जो मतलब कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज पेटीएम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उस बिजनेस से जो इसका मेनली बिजनेस था ईपीआई। तो ईपीआई जो ट्रांजैक्शन है जो मतलब ईपीआई ट्रांजैक्शन माध्यम से कंपनी जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा था उस ग्रोथ तो कंपनी कम कर चुके हैं क्योंकि आज गूगल पे, फोन पे वो मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर चुके हैं। अभी देखिए फिर भी गूगल पे, फ़ोन पे था तो भी ठीक था। अभी देखिए बाकी जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, जितने सारे बैंक्स हैं, वो भी यूपीआई सिस्टम को यहाँ पे खुद का ऐप्स मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसके माध्यम से आप किसी भी जगह पे उस बैंकिंग का यूपीआई से आप ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन मार्केट में ज़्यादा मतलब इस फ़ील्ड में ज़्यादा लोग आ चुके हैं, जिसके चलते हुए पेटीएम का हालत खराब हो गया। उसके बाद देखिए पेटीएम ने क्या किया, स्टॉक ब्रोकिंग का भी मतलब लाइसेंस लिया, स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम स्टार्ट किए, फाइनेंस का भी काम स्टार्ट किए। आप खुद ही देख लीजिए यहाँ पे। आप देख सकते हैं ऑफर पेमेंट सर्विसेज़, फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड आप देखेंगे तो कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज़। तो इतने सारे सर्विसेज लेने के बाद भी कंपनी का हालत आज खराब हो चुके हैं। ये कंपनी का जिस तरीके से कस्टमर का ग्रोथ हो रहा था, वो कस्टमर का रेंज यहाँ पे कम होता देखने को मिले। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि पेटीएम फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं, देखिए आपकी बात गलत भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट स्ट्रैटेजीज ग्रोथ हो रहा है और मार्केट लगातार इंक्रीज करते जा रहा है और इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में सबसे ज्यादा होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स को मतलब एक साथ अगर कैलकुलेशन करके देखूँ, तो पेमेंट सिस्टम जो कंपनी है, वो उस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होगा। तो देखिए, मैंने एक चैलेंज भी लिया था कि पूरा दिन मैं मार्केट में जाऊँगा, खाना-पीना सब कुछ बाहर करूँगा और मैं वॉलेट ना लेकर ही बाहर जाने के बाद, मुझे क्या यूपीआई के माध्यम से सारे ट्रांज़ैक्शन होंगे? तो मतलब यूपीआई माध्यम से सारे ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब सोचिए इंडिया किस तरीके से यूपीआई को ग्रोथ किया। और यूपीआई के माध्यम से हर ट्रांजैक्शन हर जगह पे छोटे दुकान से लेकर ठेले वाला तक के पास भी आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाएगा। तो सोचिए हर जगह पे यूपीआई है, चाहे वो ट्रेन में आप चढ़िए, चाहे वो आप मेट्रो पकड़ लीजिए, बस पकड़ लीजिए, किसी भी जगह पे आपको यूपीआई आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि पेटीएम के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ नहीं, ज़्यादा प्रेशराइज़ है क्योंकि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स में उतना खास ग्रोथ नहीं कर पाया। चलो, मान ही लेता हूँ कंपनी इस बार सेल्स ज़्यादा किया, मगर जितना सेल्स किया उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी एक्सपेंस कर बैठे और जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी तो देखना छोड़ दीजिए, कंपनी बिग-बिग लॉसेस कर रहा है। हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी का पहले बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ करता था, लॉसेस को थोड़ा नैरो किया है। अभी कितना नैरो कर पाएँगे अपकमिंग टाइम्स में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अभी एज़ ए इन्वेस्टर शायद इसीलिए एफआईएस देखिए, आप कहेंगे सर एफआईएस के पास 9% का होल्डिंग था, आज बढ़ के हो चुके 60% और डीएस के पास भी होल्डिंग है, होल्डिंग होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। 1% होल्डिंग था, वो बढ़ के हो चुके 4%। पब्लिक के पास 90% होल्डिंग था, वो घट के हो चुके 35%। तो इंस्टीट्यूशन इतना बाय किया, क्या इस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहिए? देखिए इंस्टीट्यूशन ने क्यों बाय किया मैं पहले बता दूँ, कंपनी एज़ ए ट्रेडिंग पर्पस में बाय किया। तो कंपनी के ऊपर एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए शायद उन्होंने बाय नहीं किए क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न अभी आपको दिखाऊँगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं अगर इस कंपनी के मतलब लास्ट कुछ वीडियोज़ का डेटा दिखा दूँ, तो कंपनी के ऊपर देखिए एवरेजली 40% के आस-पास डिलीवरी उठ रहा है। तो कंपनी किस तरीके से डिलीवरी क्यों उठा जा रहा है? क्योंकि कंपनी के ऊपर एक ट्रेडिंग पर्पस में डिलीवरी उठा जा रहा है। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ, आप ध्यान दीजिएगा, कंपनी जब नीचे साइड में ट्रेड किया, जब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट किया और फाइनली देखिए कंपनी किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करने के बाद एक मोमेंटम हुआ। यहाँ पे छोटा सा एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ था, उसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया और फिर से यहाँ पे देखिए बड़ा सा एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ, उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए 2 लेवल इसका स्ट्रॉन्ग लेवल बना है।
पहला लेवल जो है वो कुछ इस लेवल था, करीबन 840 रुपीज़ के आसपास। उस लेवल को ब्रेकआउट किए, उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट जो लेवल है, या इसका स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस है, और स्ट्रांगली रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रांगली सप्लाई जोन भी है, क्योंकि इसी लेवल से प्रीवियस डेटा दिखा दूँ तो यहाँ से ही कंपनी होल्ड करने के बाद एक बिग क्रैश हुआ था। तो इसी लेवल को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेक कर पाए तो बड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप कहेंगे सर क्या पेटीएम के ऊपर आप कोई टेल लेने वाला है? देखिए, मेरे पेटीएम के ऊपर टेल लेने का कोई भी मकसद नहीं है। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, एक बार भी अगर प्रॉफिट करता तो कुछ डिसीजन शायद लेता, मगर अभी तक कंपनी प्रॉफिट नहीं किया, तो इसके ऊपर मेरा कोई होल्डिंग भी नहीं है और मैं कोई टेल लेना भी नहीं चाहता। आपने कमेंट किया था तो इसलिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया। तो जो लोग इसके ऊपर ट्रेड कर है तो संभल कर काम करिएगा। कुछ रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को फॉलो करके चलेगा। 1380 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दिखेगा। अगर आप साइड में ट्रेड बने तो आपको जरूर याद रखना है कि अपसाइड ट्रेड में आपको इस लेवल तक एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर के ऊपर बहुत सारे लोगों का चर्चा ये भी है कि कंपनी से लगातार गिरते चले जा रहे हैं। कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद भी कंपनी 104 करोड़ से 120 करोड़ सेल्स को इंक्रीज किया। उस बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में है, और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया। तो सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी कंपनी के ऊपर सेल ऑफ क्यों हो रहा है? देखिए, सेल ऑफ के पीछे राज कंपनी के ऊपर अ, बता दूं, कंपनी के देखिए रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए, और कंपनी इस बार कितना कर्जा लिया, करीबन 116 करोड़ के आसपास। और 116 करोड़ कर्जा लेने का मेन मकसद क्या है, पहले वो समझिए। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ, 160 करोड़। तो कंपनी की ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 160 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। चलो छोड़ ही देता हूँ मैं इस साल का प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट देख लेता हूँ, 150 करोड़ के आसपास। तो कंपनी के ऊपर 150 करोड़ का जो मतलब हाथ में कैश है, और कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला, करीबन 200 करोड़ के आसपास। तो 150 करोड़ हाथ में कैश है और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला। उसके साथ साथ कंपनी का लायबिलिटी कितना पेमेंट्स करना है, 66 करोड़। तो 200 करोड़, और उसके बाद 200 मतलब 270 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं, 260 करोड़ के आसपास आप बोल सकते हैं कंपनी का टोटल पैसा अभी भी चाहिए बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, जिसमें क्रेडिट मतलब जितने सारे क्रेडिटर्स हैं उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ कंपनी को प्रोजेक्ट मिला 200 करोड़ का, उसका भी कंपनी को पैसा जुगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पैसे को कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, 140 करोड़ के आसपास पैसा है। तो इस पैसे को कंपनी कंटिन्यू बिजनेस के ऊपर लगाने के लिए कंपनी 160 करोड़ 116 करोड़ के आसपास कर्जा उठाया। तो कहने का मतलब है, एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईसीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो आपको देखने को मिल चुके हैं। अभी अभी इस कंपनी के ऊपर आपको मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास होल्डिंग है, और उसके बाद देखिए एफआईसीटीएस के पास छोटे मोटे क्वांटिटी ऐड किया है। तो इसीलिए कम ऐड किया क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है, 6,900 करोड़ के आसपास है। और देखिए ऑनलाइन टिकट बेचने वाले जितने सारे कंपनीज है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज तो बनेगा। अभी जो दिसंबर का क्वार्टर आने वाला है, इस क्वार्टर में थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकता है, क्योंकि इस टाइम में जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घूमने के लिए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घूमने के लिए जाने के कारण टिकट भी ज़्यादा बेचा जाएगा, और उसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकते हैं। तो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूँ तो कंपनी के ऊपर जो डेटा है, आप देखेंगे तो कंपनी का जो 50 से 60% के आसपास कंटिन्यूसली डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको इस चीज को मेंशन किया था कि जब भी कोई भी रेंज बने, कोई भी अगर इस तरीके से स्ट्रांगली कोई रेजिस्टेंस बने, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, तो आपको याद रखना है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको ऊपर साइड में कोई भी स्ट्रांगली कोई रेजिस्टेंस अगर दिख रहा है तो उस लेवल तक जाने का कोशिश करेगा। तो मैं आपको यही भी पहले भी बोल चुका हूँ, यहाँ पे कंपनी का एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, वो है ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ के आसपास। तो 50 रुपीज़ के आसपास कंपनी का स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे तो मोमेंटम अपसाइड में दिखेगा। तो मुझे नहीं लगता कंपनी इतना जल्द से जल्द मोमेंटम को ब्रेकआउट कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो फिर से इस सपोर्ट को टच करने के लिए जरूर वो कोशिश करेंगे। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन ले रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। मुझे लगता है थोड़ा-सा इंतज़ार करके कुछ डिसीजन लेना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स एक पॉपुलर कंपनी है, और इस कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिज़नेस एन्जॉय करते हैं, क्योंकि कैम्स के माध्यम से आपका म्यूचुअल फंड जितने सारे हैं
वो सारे के सारे जो क्लियरेंस है, वो कैम्स के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप जितने सारे म्यूचुअल फंड करते हैं, मान के चलिए आपके पास 2-3 म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड आपने तो बाय तो कर लिए, जब भी इस म्यूचुअल फंड को बेचेंगे, तो जिस कंपनी से आप बेच रहे हैं, उस कंपनी का जो क्लियरेंस है, वो क्लियरेंस मेंबर कौन है? कैम्स है। मतलब आपका म्यूचुअल फंड का जो ट्रांसफर एजेंसी है, वो कैम्स है, उसी के माध्यम से आपका क्लियरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कंपनीज के ऊपर अगर आपको मैं एक अपडेट दिखा तो यहाँ पे देख सकते हैं 100% का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, वो भी 2 स्टॉक के ऊपर। उनमें से एक स्टॉक जो देखने को मिलेगा उनका नाम है कैम्स, और दूसरा स्टॉक कौन सा है? इन्फोएज। इन्फोएज को यहाँ पे छोड़ ही देता हूँ। कैम्स के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो डिविडेंड कितना मिलेगा, चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं डिविडेंड सेक्शन में जाऊँ तो आप देखेंगे तो 17 तारीख को कंपनी 10 रुपये करके डिविडेंड देने वाले थे। तो फाइनली वो डिविडेंड दे चुके हैं और 10 रुपये करके कंपनी आपको डिविडेंड दिया हुआ है। और ये जो डिविडेंड है वो टोटली इंटरिम डिविडेंड था। अभी इंटरिम डिविडेंड होता क्या है, एक बार या इसको भी चर्चा कर लेता हूँ। तो क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार कमेंट्स आया कि सर फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड ये दोनों चीज होता क्या है। देखिए, इंटरिम डिविडेंड ऐसा होता है कि मान के चलिए इस बार कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट की एक परसेंटेज वो डिविडेंड के हिसाब से शेयर होल्डर को देना चाहता है। तो उस जो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन कंपनी का जो प्रोमोटर है वो खुद ले सकते हैं, अगर उनके पास ज़्यादा होल्डिंग है तो। तो इस तरीके से डिसीजन लेने के बाद जो डिविडेंड दिया जाता है उसको इंटीम डिविडेंड कहा जाता है। और फाइनल डिविडेंड कौन सा है, जो शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ता है और कंपनी के जो मतलब ओनर है वो भी अप्रूवल देंगे। तो दोनों तरीके से अप्रूवल होने के बाद जो डिविडेंड और मिलता है तो उसको फाइनल डिविडेंड कहा जाता है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर जो सिचुएशन है आप देखेंगे तो कंपनीज की जो फिलहाल की जो सिचुएशन है, कंपनी क्वार्टरली किस तरीके से रिजल्ट किया। देखिए, कंपनी पिछले सालों की तुलना से, पिछले क्वार्टर की तुलना से अच्छा खासा सेल्स किए और एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए। उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिट है वो 70 करोड़ से 80 करोड़ तक कंपनी पहुंच चुकी है। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी अलग लेवल का ग्रोथ हुआ। अभी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफएसटीएस पब्लिक हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। क्यों ना निवेश करे जो कंपनी का इतना शानदार जो ग्रोथ और मोमेंटम देखने को मिले। अभी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स, जो 5 से 10 दिनों के अंदर कंपनी के हाथ में घूम फिर कर पैसा आ रहा है। मतलब कंपनी जो बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है वो पैसा घूम फिर कर कंपनी के हाथ में प्रॉफिट के हिसाब से आ रहा है, करीबन 10 दिनों के अंदर। तो जितने कम दिनों में हाथ में पैसा घूम फिर कर आएगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस रहेगा। क्योंकि आप भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये बात आपको पता है कि जो कस्टमर को आपने माल बेचा तो वो जब तक आपको पैसा ना देंगे और जितना जल्द से जल्द देंगे तो उतना ही उस पैसे से आप फिर से बिजनेस को और भी ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो आप देखेंगे तो कैम्स के ऊपर जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना, उसके बाद सॉरी एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, 2 बार यहाँ पे हैंडल क्रिएट किया। फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। और मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन आपको मिलता है तो प्लीज, अगर यहाँ पे रेंज, टारगेट का रेंज बहुत कम है तो प्लीज एंटी मत लेना। आपको इंतजार करना है, इसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए और वो जरूर रिट्रेसमेंट करेगा। मतलब यहाँ पे अगर 100 बार इस तरीके से ट्रेड बना तो आप सोचिएगा 97 टाइम्स इस तरीके से रिट्रेसमेंट आपको देखेगा। 2 बार ही यहाँ से टारगेट को अचीव कर जाएंगे। तो रिट्रेसमेंट होगा तो इस लेवल के आसपास आएगा तब भी एंटी बनेगा, और तब अगर एंटी लेंगे तो टारगेट आपको अच्छा खासा मिल सकता है। देखिए, आपको मैं यहाँ पे कोई टारगेट स्टॉप लॉस ये नहीं बताने के लिए आया हूँ, मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ कि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न क्रिएट हो तो उस पैटर्न्स को फॉलो अप जरूर करिएगा, उस पैटर्न्स को स्टडी करिए। अगर आपको बाय करना है तो आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से करिए, मेरे तरफ से कोई भी आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि जब जब कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बना मैं आपके लिए इसीलिए शेयर किया क्योंकि आपको भी सीखने का मौका मिले, क्योंकि सीख कर आप काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे तो आपके खुद के नहीं, पूरा देश का ग्रोथ होगा। क्योंकि अगर 100 लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो वो और 100 लोगों को सिखा पाएंगे, और जितने लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे वो उसके जो इनकम होगा उससे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेगा, और जहाँ पे सिर्फ खुद का नहीं, इंडिया का भी ग्रोथ होगा। तो मेरा मकसद तो यही है, आपका क्या मकसद है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी देखा जाए तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी है।
और इस कंपनी के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए फिलहाल का जो सिचुएशन है, आरओसी, आरओई तो ठीक-ठाक है, कंपनी का इनकम भी ठीक है। छोटा कंपनी है, 3000 करोड़ के आसपास एक स्मॉल कैप टेक कंपनी है, तो सोच समझ कर डिसीज़न लेना, जो लोग इसके ऊपर डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो मैं चार्ट पैटर्न को आपको दिखाऊँगा कि सिचुएशन यहाँ पे अभी कहाँ पे है, तो डेप्थ ना के बराबर है। अभी देख लेते हैं कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी में सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं है। पिछले बार के सेल्स के हिसाब से दिखा दूँ, कंपनी के सेल्स कम हो चुके हैं और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और फिर भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 50% कम हो चुके हैं। तो जब कोई कंपनी का 50% प्रॉफिटेबिलिटी कम हो, तो कंपनी के ऊपर डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो सिचुएशन वाइज़ अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर्स से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट तो है, मगर इसके चार्ट पैटर्न के बारे में चर्चा करूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या बन रहा है, एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद यही सपोर्ट लेकर वो ऊपर गया था। मगर यहाँ पे एक ऊपर साइड में क्या बन रहा है, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस बन रहा है। फाइनली देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया था। मैंने आपको बहुत बार बोला कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो उसका वॉल्यूम देख लीजिए। देखिए वॉल्यूम तो यहाँ पे वीकनेस में था। इसका मतलब उतना स्ट्रांगली ब्रेकआउट नहीं था। तो उसके उसके लिए देखिए फिर से कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हुआ और जिस तरीके से कारण करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है 448 रुपीज़ इसका जो सपोर्ट है, उस लेवल तक आने का चांसेस है। अब इस लेवल का आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करते हैं कि ब्रेकडाउन करते हैं, वो देखना बहुत काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होंगे। तो इसके ऊपर फोकस रखिए, जब भी कोई इस तरीके से सिचुएशन बनेगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा और जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मैं ज़रूर कहूँगा आप रिक्सी कंपनी के ऊपर जिस डिसीज़न के बेसिस में काम किया है, तो उस डिसीज़न के बेसिस में आप कंटिन्यू करिए। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो आप उस हिसाब से सोचिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, तो जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आपने लेके रखा है, मतलब स्टॉप लॉस लेने के लिए अ, आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के रखे हैं, तो उस जगह पे आप लोग आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लेना चाहिए। तो मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, तो प्लीज़ एक बार आपके कमेंट से ही इस वीडियो को मैं लेके आया हूँ, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है क्रिसल लिमिटेड। तो क्रिसल लिमिटेड देखा जाए तो एक क्रेडिट रेटिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर अपडेट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी डिविडेंड के अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 22 तारीख को करीबन 1100% के आसपास कंपनी डिविडेंड देने वाला है। 1100% का मतलब है 11 रुपीज़ करके डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी थर्ड टाइम डिविडेंड देने वाला है 2023 में, तो कंटिन्यूअसली कंपनी डिविडेंड देता रहता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक्स है, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।